ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सईद भट्ट और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अनवार बेग साहब, जो एक मरूफ कौम परस्त भी हैं और अंजुमन ताजरान कोटली के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अनवार साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। अनवार साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वैसे तो ये मैं सारों से ही पूछता हूँ, जो भी हमारा मेहमान बनता है मैं उससे पूछता हूँ, लेकिन आप कौम परस्त भी हैं और इसके अलावा आप अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसलिए मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को जो मोदी ने इक़दाम उठाया था, उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखें जी कि 5 अगस्त को जो मोदी सरकार ने इक़दाम उठाया था उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है वो पाकिस्तान हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि जो 5 अगस्त को 370 जो ख़त्म किया गया था उसमें बेसिकली रियासत जम्मू कश्मीर की जो शनाख्त थी उसके ऊपर एक हमला किया गया था हिंदुस्तान की तरफ से। और ठीक 1 साल के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने 4 अगस्त को रियासत जम्मू कश्मीर का नक्शा जो है वो पाकिस्तान के नक्शे में शामिल करके मोदी सरकार के जो अज़ाइम थे उनको पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये जो नक्शा जारी हुआ इससे कश्मीर को नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो बेसिकली रियासत जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है ये 84,471 मरबा मील जो है ये महाराजा के दौर में क्लैरिफाई है। अब इसको जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर भी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू, लद्दाख और श्रीनगर, ये सारे इलाके जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड पे भी इसी तरह के हैं। अच्छा अनवर बेग साहब, ये जो नक्शा जारी हुआ या जितने भी मामलात हुए, इसमें जो वफाक की जमातें हैं जैसे नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई, तहरीक इंसाफ होगी, इस सारे मामले से इनको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? इनको सियासी फ़ायदा होगा इससे? देखें, इनको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये जो है बेसिकली मुलाजम हैं। एक तो सरकारी मुलाजिम है। अच्छा। ये जो है ये प्राइवेट मुलाजिम है, ये बिला तनख्वाह सिपाही हैं। अच्छा। तो बिला तनख्वाह सिपाही जो हैं उनको तनख्वाहदार जो हैं वो उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल भी करते हैं और उनको जो है उनकी कोई हैसियत नहीं होती। इसी वजह से जो है पिछले 72 सालों से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है, पाकिस्तान के अंदर जो भी वफाक की हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में उसी की हुकूमत बन जाती है। अब यहाँ के लोग वोट दें या ना वोट दें, इनकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा, डडियाल में जो मामला हुआ तनवीर साहब के साथ, उसको आप जस्टिफाई करते हैं कि तनवीर साहब ने जो किया ठीक किया? देखें, तनवीर साहब का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है और उसकी हम बिल्कुल भरपूर हमायत करते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान अपना झंडा जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर वो लहरा नहीं सकता है, क्योंकि हमारा अपना आइन है, हमारा अपना झंडा है, हमारा अपना सदर है, हमारा अपना वज़ीर आज़म है, हमारी हाई कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है। अब देखें, एक मुल्क के अंदर जो है 2 सदर नहीं हो सकते, 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकते, 2 सुप्रीम कोर्ट, 2 हाई कोर्ट नहीं हो सकती और 2 झंडे भी नहीं हो सकते। ये बेस कैंप की जो हुकूमत है ये नुमाइंदगी करती है पूरी रियासत की। तो इस रियासत के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि हमारा जो अपना झंडा है उसको लहराना चाहिए हुकूमत को। अब चूँकि हुकूमत जो है ये बेबस है, ये इस्लामाबाद की गुलाम है ये सारे लोग, तो उधर से जो अहकामात आते हैं ये आर्डर के पाबंद हैं। अब जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया का, अच्छा, जो डडियाल का है, वो ये कह रहा है जी कि हमें ऊपर से हुक्म आया था। अच्छा। तो अब देखें, जो हुक्म के जो गुलाम हैं तो ये क्या तहरीक आज़ादी को चलाएंगे और इनको क्या पता जो है। यानी ये जो बेस कैंप इसको कहा जाता है वो बेस कैंप नहीं है, बेसिकल एक मुलाजमों का, एक गुलामों का गढ़ बन चुका है। बिल्कुल, ये रेस कैंप है, इसको अच्छा, रेस कैंप समझ लें, यानी रेस लगी हुई है, खाड़ा बन चुका है। अच्छा अनवर बेग साहब, आप अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं कोटली के, लेकिन इस बॉडी पर कुछ ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ शक व शुबहात हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, चूँकि 6,000-7,000 ताजर है तो इसमें लोगों के शुबात भी होते हैं, लोगों के एतराज़ात भी होते हैं। एक बात जो है वो काफ़ी अरसे से डिस्कस हो रही है जी कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमने अभी पिछले दिनों हमारी डिस्कशन हुई है तो हम 1 वोट 1 शॉट की बुनियाद पे इलेक्शन करवा रहे हैं कोटली के अंदर। अब इसके लिए लिस्टें बनानी एक लंबा प्रोसेस है, 2, 4, 6 महीने का टाइम। अच्छा, कितने साल से इलेक्शन नहीं हुआ है? ये बेसिकली तकरीबन हमारी जो बॉडी है ये
2 से 3 साल इसको अच्छा, एक्स्ट्रा वैसे कितने साल के बाद इलेक्शन 3 साल होना के चाहिए? बाद 3 साल के बाद। यानी कि ये जो अभी फिर हो गया वो फिर गैर आईनी एकदम नहीं हो गया, 3 साल से ऊपर हो इसको गया। आप समझ लें गैर आईनी नहीं, मैं नहीं समझता कि ये गैर आईनी है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर हम इलेक्शन करवाते हैं। जो आइन है हमारा, बाज़ारों की जो बाड़ियाँ हैं उनका, हर बाज़ार का हम इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है 30 से 35 बाज़ारों के हमने इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन हमने जो है नामज़द किया था। अब उस इलेक्शन कमीशन ने जो है 30 से 35 बाज़ारों के इलेक्शन करवाए। इस दौरान जो है शहीद चौक के अंदर 2 जो हाफिज़ असम रोड है और हसन रोड है और रोली गली, इन तीनों के दरमियान जो है थोड़ी सी गड़बड़ हुई, कोई वोटों का प्रॉब्लम था, तो उस वजह से जो है वो मामला सेटल नहीं हो सके। हमने एक कमेटी भी बनाई थी, उसके ऊपर भी जो है दुकानदार एग्री नहीं हो रहे थे, तो उस वजह से जो है इलेक्शन कमीशन ने इस जो ये इक़दाम था ताजरों का, वो उसकी बात के ऊपर जो है अमल नहीं कर रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने रिज़ाइन कर दिया था। अब हम जो है दोबारा इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बनाएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन अच्छा, करवाएंगे। बहुत से ताजरों का ये भी ख्याल है कि आपकी जो बाड़ी है ये इंतज़ामिया की हाथ की छड़ी बन चुकी है, ये ताजरों के हकूक़ की कम बात करती है, लेकिन जो इंतज़ामिया हुक्म जारी करती है उसको तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा देती है। क्या इस बात में सदाकत है? देखें, ताजरों और इंतज़ामिया का जो है ये जो लिदामन का साथ है। अच्छा, अब जो मामलात होते हैं उसमें ताजरों को लचक दिखानी पड़ती है, बाज़ दफ़ा जगहों पे जो है इंतज़ामिया को लचक दिखानी पड़ती है। अब पिछले दिनों एक जो है वाक़या हुआ है लॉकडाउन के दौरान राजा रहीम साहब के हवाले से, जी जी। उसमें जो है मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया की तरफ से मिस्टेक थी अच्छा, और उन्होंने SP, AC, SHO, DSP, ASP सारों ने माज़रत की है। अच्छा, तो बजाय इसके कि हम जो है हार्ड लाइन अख्तियार करके इंतज़ामिया और ताजरों के दरमियान जो है कोई मामला ख़राब हों, तो ये भी मेरे ख्याल में शहर का जो पूरा माहौल है इसको ख़राब करने की तरफ मुनासिब भी नहीं है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो बातें होती हैं वो पुलिस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो महकमा पुलिस के लिए बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि SP साहब जो हैं वो बड़े दूरअंदेश इंसान हैं और उन्होंने इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया है। और राजा रहीम साहब मतमयन हुए जब, तो फिर जो है हालांकि उन्होंने इंक्वायरी भी हेल्ड की थी, इंक्वायरी के लिए भी उन्होंने कहा। अच्छा, कितनी टाइम तक ये इलेक्शन हो जाएंगे? ये अभी मेरे ख्याल में कोई डेट अगले फिक्स है? 5-6 माह से पहले जो है ये इलेक्शन हो इलेक्शन जाएंगे। हम करवा लेंगे। अच्छा, आखिर में कोटली के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? कोटली के शहरियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि चूँकि ये मुहर्रम का महीना है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया था और यजीद के आगे कलमा हक कहते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके इसाले सवाब के लिए भी, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी कुरान की तिलावत करें, दरूद पाक पढ़ें और बिलखसूस कोटली शहर के अंदर माहौल को पुरअमन बनाने में एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें और एक दूसरे पर नज़र भी रखें और बिलखसूस SOP का भी ख्याल रखें और शहरियों के साथ तावन करते हुए इंतज़ामिया के साथ भी तावन करें और जो मुश्तबा अफराद हैं उनके ऊपर अपनी नज़र रखें ताकि कोटली शहर का जो पुरअमन माहौल है इसको बरकरार रखा जा सके। शुक्रिया अनवार बेग साहब। तो नाज़रीन, आपने अनवार बेग साहब का मौक़िफ़ सुना, आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें फ़ीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। इसी के साथ सईद भट्ट को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।